प्लीज। आपको लगता है कि गोधरा के दंगों के वक्त पुलिस ने सही काम किया था? मेरी गुजरात की पुलिस ने, देश की आर्मी ने जो काम किए, बिना थके जिस बहादुरी से काम किया है, दंगे को काबू में लाने के लिए, एक मुख्यमंत्री के तौर पर मैं उनका ऋणी हूं। और जो पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, उनको प्रणाम। ऐसा कहते हैं कि इन दंगों को आपने ही भड़काया था। जिसे जो कहना है कहने दीजिए, लेकिन सच तो यह है कि 28 तारीख को ही मैंने आर्मी की रिक्वेस्ट की थी, पड़ोस के राज्यों से पुलिस की मदद मांगी थी। सिर्फ 3 दिन में मेरी सरकार ने दंगों को काबू में कर लिया था। इससे साफ जाहिर होता है कि मैंने पूरी कोशिश की दंगों को रोकने के लिए। क्या आपको मुसलमानों के मरने का दुख है? हिंदू हो या मुसलमान, गुजरात के नागरिक मरे हैं, बड़ा दुख हुआ है हमें। क्या आप इन दंगों के लिए माफी मांगेंगे? माफी किस बात? हाँ? अगर नरेंद्र मोदी ने ये दंगे किए हैं तो उसे फांसी पे लटका दो। दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो यही चाहेगी। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इस देश में जुडिशरी सिस्टम है, मुझ पर सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सख्त से सख्त सजा दी जाए। माफी वगैरह क्या है? हा? क्या माफी मांगने से मरने वालों के परिवार को संतोष मिलेगा? मैं तो कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी दोषी है तो माफी मांगने का मतलब ही नहीं, और अगर निर्दोष है तो माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। लेकिन मेहरबानी करके ये माफी का माहौल मत बनाइए। माहौल बनाना ही है तो एक ऐसा माहौल बनाइए जहां ये साबित हो जाए कि मोदी दोषी है, और अगर है तो उसे फांसी पर लटका दो। सौगंध है सौगंध है सौगंध है सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है। सौगंध है सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है। सौगंध है सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है। सौगंध है सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है। हम डॉक्टरों की समस्या ये है कि गाड़ी में हम अहमदाबाद से भूज जाते हैं तो 8 घंटे लग जाते हैं सर। वहाँ पहुँचते पहुँचते इतनी देर हो जाती है कि कभी कभी तो पेशेंट को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। 8 घंटे कोई गाड़ी में मुसाफरी करने के बाद ऑपरेशन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। और हमें डॉक्टर की सेवा तो चाहिए छोटे गांव में, तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था शुरू कीजिए अहमदाबाद और भुज के बीच। ये योजना सरकार के लिए महंगी पड़ेगी साहब। ऐसे कामों के लिए हेलीकॉप्टर? अगर किसी की जान चली जाएगी तो क्या हम सरकारी हिसाब करने बैठेंगे? हाँ? आपको तो पता होना चाहिए कि भारत कृषि प्रधान देश है। इस काम के लिए आपको 2000 एकड़ तो क्या मैं आपको 2 इंच जमीन भी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इस काम के लिए मैं आपको समुद्र के किनारे जमीन दे पाऊंगा। रनवे जो है आप समुद्र पे बनाइए। आपको पता है कि यूरोप के छोटे छोटे देशों में उन लोगों ने समुद्र पे रनवे बनाया है, आप क्यों नहीं बना सकते? भाई चंद्रकांत नाम है मेरा। हमारे नरेंद्र भाई मणिनगर चुनावी क्षेत्र से जीतते हैं ना हमेशा, वही रहता और उनको ये बिल दिखाने आया हूँ। दर्जी का काम करता हूँ भाई। बीवी हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल वालों ने देखो बिल कितना बना है। सारा घर बेच दूंगा ना तो भी इतने पैसे इकट्ठा नहीं होंगे। वहाँ सामने खड़े हो जाओ, अंदर मैसेज भेजेंगे। अगर अंदर से बुला लिया तो आप चले जाना,
वहाँ खड़े रहो। नमस्ते नरेंद्र भाई, चंद्रकांत नाम है मेरा। मणिनगर से आए हो? हाँ सर। पता है मुझे। ये चिट्ठी हॉस्पिटल को दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। साहब, महेश हाउसिंग सोसाइटी ने मेरा मकान बनाया है सरकारी कर्ज से, और सीमेंट और रेती की जगह बिल्कुल हल्का माल वापरा गया है, और तलाटी कहते हैं खिड़की और दरवाजा आपके खर्चे लगाना पड़ेगा। मैं गरीब दलित आदमी हूँ, कैसे लगा सकूं साहब? समझ गया। मामलतदार, तलाटी और कॉन्ट्रैक्टर मिले हुए हैं कि नहीं, उन पर इंक्वायरी करो, और अगर है तो उन दोनों पर सख्त एक्शन लो। मुझे ये रिपोर्ट 2 दिन में चाहिए। जी जी सर। मामलतदार, मुझे खबर मिली है कि बहुत सारे गांव के लोगों को रोका जा रहा है मुझसे सीधे बात करने के लिए। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है, मैंने इसीलिए बनाई है ताकि गांव के लोग मुझसे सीधे बात कर सके। अगर मुझे पता चला कि कोई भी मामलतदार ऐसा कर रहा है तो उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई जाएगी। जब से ये BRTS लॉन्च हुआ है इसमें कभी बैठे नहीं हम, आज बैठ ही लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं साहब? पब्लिक प्लेस में ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो देख लेंगे। दीपक, गाड़ी साइड में लगा लो। आप लोग बस के साथ में गाड़ियां फॉलो करो, जाओ। हाँ हाँ, पहुंच जाऊंगी टाइम पे। टेंशन क्यों ले रहे हो? केशव, यहाँ से किसी पॉलिटिशियन की गाड़ियां जा रही है, मोदी जी भी हो सकते हैं, पर कहीं दिख नहीं रहे। नरेंद्र जी, अपने नरेंद्र जी। तुम्हें पता है मेरे सामने कौन बैठा है? नरेंद्र भाई मोदी सर, मेरे हस्बैंड है। मानते ही नहीं है कि आप मेरे सामने बैठे हो। प्लीज बात कीजिए। हेलो, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ही बोल रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी पत्नी झूठ नहीं बोल रही, और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी पत्नी वक्त से पहले पहुंच जाएगी। इसीलिए तो ये BRTS शुरू किया है हमने। किसी भी समस्या को उल्टा कर देखो तो उसका समाधान मिल जाता है। भारत की राजनीति जात पात, वर्ग विग्रह, धर्म विग्रह की राजनीति रही है आज तक। किसी पक्ष ने इन विरोधों को बढ़ावा दिया तो किसी पक्ष ने इन विरोधों का विरोध किया, पर हल नहीं निकल पाया। मसले की जड़ है अज्ञान। जाति, वर्ग और धर्म का संघर्ष ही समाज का भाग्य होगा, और नेता इसे राजनीति का साधन बनाकर खेलेंगे। हमें समाज में समृद्धि लानी होगी, और समृद्धि के लिए विकास करना होगा। आज के बाद हमारा एक ही मंत्र होगा, एक ही सूत्र होगा, विकास, विकास और सिर्फ विकास। दूसरी कोई बात ही नहीं है। शहरों में डॉक्टर और दवाइयां तो मिल जाती हैं, लेकिन गांव में 60-60 साल तक ये नसीब नहीं हुआ। इसीलिए तो मेरी सरकार ने नई नई योजनाएं बनाई और उस पर काम शुरू कर दिया। बताओ, किया कि नहीं किया? नर्मदा का पानी कच्छ तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा। गांव-गांव के खेतों में 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंची। नारी ही शक्ति है, नारी ही समाज का आधार है, और सदियों से हमने नारी को शिक्षण से वंचित रखा है।
जिस घर में लड़की स्कूल ना जा रही हो उसकी उंगली पकड़कर स्कूल ले जाए, तभी कन्या शिक्षण का मकसद पूरा होगा। कन्या शिक्षण से बड़ा कोई कार्य नहीं है हमारे भारत में। 5 ऊर्जा है, 5 शक्तियां हैं, 5 अमृत है। जल शक्ति, विद्युत शक्ति, मानव शक्ति, विद्या शक्ति और सुरक्षा शक्ति। तो भाइयों बहनों, इसी तरह 5 शक्तियों को हम बढ़ा रहे हैं। यही पंचामृत योजना है। सर चाय। ये पियून है ना, हाँ। मुझसे ज़्यादा अमीर है। कैसे? अरे किसान है, खेडूत समझता है ना। हाँ हाँ। गांव में छोटा सा टुकड़ा था ज़मीन का इसका। हाँ। लेकिन मोदी जी के सर पे भूत चढ़ा है ना, विकास विकास विकास। अब हर गांव में बिजली लाया, हाँ। पानी लाया, हाँ। नर्मदा योजना, हाँ। सब कुछ किया। अरे इस पियून का 25 लाख का ज़मीन था, 5 करोड़ हो गया। ये तो अच्छी बात है ना। क्या अच्छी बात है? ना खुद खाते हैं ना हमें खाने देते। लेकिन लोगों के लिए तो अच्छा है। अरे क्या अच्छा है? देख, सुबह घर पे बैठ के 6 बजे काम करते हैं, 9 बजे ऑफिस आ जाते हैं। हमको भी 9 बजे आना पड़ता है ना। मैं तो 9 बजे सोता था, ऑफिस आता हूँ। मोदी जी कमाल कर रहे हैं। तेरा फाइल मिल गया ना? हाँ। तो निकल ना। मोदी जी का बहुत काम करना है ना मुझे। निकल जी। साहब ने भेजी है। मोदी मोदी है ना, मोदी। आपको ये जानकारी बता दूं कि आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एसआईटी ने गोधरा दंगों की इंक्वायरी के लिए बुलाया है और अभी अभी मोदी जी एसआईटी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं। पिछले 8 सालों से, जी हाँ, पिछले 8 सालों से जो गंभीर सवाल मोदी जी का पीछा कर रहे हैं, क्या उन सवालों से वो पीछा छुड़ा पाएंगे? आज पूरे देश की नजर मोदी जी पर है। अहमदाबाद नरोड़ा पाटिया कार्नेज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटेरोगेशन ऑफ द देन एंड प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात मिस्टर नरेंद्र मोदी। अपना पूरा नाम और डेजिग्नेशन बताइए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2001 से गुजरात का चीफ मिनिस्टर हूं। 2002 के फरवरी महीने में आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे? जी हाँ। 27 फरवरी 2002 के दिन क्या हुआ था? आज जो जानकारी है मेरे पास उसके आधार पर जवाब चाहिए या उस दिन क्या हुआ था उसके आधार पर, या उस दिन घटना के बाद जो इंक्वायरी मैंने बिठाई थी उसके आधार पर जवाब चाहिए आपको? उस दिन जो जानकारी आपके पास थी उसके आधार पर। उस दिन गुजरात से जो राम भक्त महायज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए अयोध्या गए थे, साबरमती एक्सप्रेस से गुजरात वापस लौट रहे थे। ट्रेन 4 घंटे लेट चल रही थी, इसलिए गोधरा स्टेशन 7:45 पर पहुंचे।
जानकारी मुझे विश्वसनीय सूत्रों से नहीं मिली थी। किसी ने आके मेरे पीए को बताया था और मेरे पीए ने आके मुझे बताया था। क्या? कि गोधरा से थोड़ी दूर साबरमती एक्सप्रेस के 3-4 डिब्बों को आग लगी थी। आग लगी थी या लगाई गई थी? लगाई गई थी। किसने लगाई थी? ऐसा मुसलमानों ने किया था? ऐसा मुझे पहली मीटिंग में कहा गया था। उस वक्त मैंने होम मिनिस्टर गोवर्धन भाई जड़ाफिया के कुछ मिनिस्टर्स और अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और पूरी जानकारी ली। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने पुलिस जांच के आदेश दिए और खुद उस शाम बड़ौदा होकर गोधरा पहुंचा। वो दृश्य भयानक था। 50 से ज्यादा जली हुई लाशें जमीन पर रखी गई थी। औरत की लाश है या मर्द की, वो जानने के लिए मेडिकल टीम को लाशों की पेट काटकर गर्भाशय ढूंढना पड़ रहा था। छोटे छोटे बच्चों की लाशें भी जली हुई थी वहां पर। जाहिर सी बात है कि लोगों के दुख और गुस्से का ठिकाना ही नहीं था। मुसाफिर करता होगा, कोई भी हमें चला देगा। सबको अरेस्ट करो। जिन्होंने ये घिनौना काम किया है, उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन हमारा काम सजा देना नहीं है, ये काम न्यायालय का है। सरकार ने मरने वाले के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। देखिए, मैं हम आपसे विनती करता हूँ, शांत रहिए, शांत। देखिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ,
देखिए लोगों का गुस्सा उबल रहा है। यहां व्यवस्था बनाए रखना, शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। कौमी दंगों का इतिहास गुजरात में 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये एक ऐसी चिंगारी है जो सारे गुजरात को जला देगी। ऐसी स्थिति खड़ी ना हो, ये हमें निश्चित करना होगा। दंगों में सिर्फ वही लोग मरते हैं जिन्हें शांति से जीने की इच्छा होती है। सांप के जहर से सांप नहीं मरता, मासूम लोग मरते हैं। इस वक्त हिंदुओं की भावनाएं बहुत ही नाजुक है। उसे भटकाने का काम कोई भी करे, कोई भी, उसे तुरंत जेल में भेज देना चाहिए। एक भी मुसलमान का खून नहीं बहना चाहिए। एक भी दिन गुजरात बंद नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि गोधरा ट्रेन बर्निंग के बाद जो दंगे हुए, उन्हें रोकने के सारे इंतजाम किए गए थे? जी हां, मैंने तीनों राज्यों से पुलिस की मदद मांगी थी, शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए थे और सेंटर से आर्मी को मोबिलाइज करने की रिक्वेस्ट भी भेजी थी। दंगे रोके गए थे। गुजरात की स्थिति 3 दिन के अंदर अंदर काबू में कर ली गई थी और तब से लेके आज तक गुजरात ने एक भी दंगा नहीं देखा। साफ जाहिर होता है कि मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 8 घंटों से लगातार इंक्वायरी के जवाब देते रहे। उसके बावजूद जब मोदी जी एसआईटी के इंक्वायरी ऑफिस से बाहर निकले, तब ना उनके चेहरे पे कोई थकान थी और ना ही कोई चिंता। आज सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण रूप से गोधरा कांड में चल रही इंक्वायरी में निर्दोष घोषित किया है। यहाँ अहमदाबाद के भाजपा कार्यालय के बाहर उत्सव का वातावरण है। भारत भर में तेज गति से बढ़ती लोकप्रियता के साथ आज नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त कर चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी जीत हासिल करके आपको कैसा लग रहा है? मैंने कई बार कहा है कि सत्य को कभी बचाव की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य हमेशा जीता हुआ होता है। हाँ, कभी कभी झूठ के नीचे छुपा हुआ होता है, लेकिन एक न एक दिन जरूर प्रकट होता है। मुझे बहुत खुशी हुई।
क्या आप मुसलमान मानेंगे? क्या आप उनके दुश्मन नहीं है? मेरे गुजरात के मुसलमान कब का ये बात मान चुके हैं। हाँ, हर चुनाव में मेरे मुसलमान भाइयों बहनों और माताओं ने झोली भर भर के हमारी पार्टी को वोट दिए हैं। मैं हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं रखता। मेरे लिए एक ही सच्चाई है, राष्ट्रीय प्रेम और देश के लिए पूरी वफादारी। आज की जीत से भाजपा बहुत खुश है, तो विरोधी पक्ष के नेता और मोदी जी के विरोधी इस तकनीकी में उलझा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला कुछ सिद्ध नहीं करता। पर कुछ सिद्ध हो या ना हो, ये जरूर सिद्ध हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी आज के भाजपा के सबसे कदावर नेता है। तो यह सवाल होता है कि 2014 के चुनाव में पंत प्रधान के रूप में क्या नरेंद्र मोदी जी उभरेंगे? क्या भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के बलबूते पर चुनावी जंग में उतरने को तैयार होगा? अब हमें मान लेना चाहिए सुषमा जी, हमारे पंतप्रधान पद के उम्मीदवार नरेंद्र भाई बन सकते हैं। पर सब मानेंगे? मनाऊंगा, मैं सबके पास जाकर मनाऊंगा। अब हम यहां से चुनाव जीत सकते हैं तो सिर्फ नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ही। मैं हमारे सारे घटक पक्षों की बात कर रही हूँ राजनाथ जी। सारे घटक पक्षों को भी मनाएंगे। हो सकता है कि कुछ घटक पक्ष हमसे नाराज होके हमसे रिश्ता तोड़ दे, लेकिन आज पूरे देश में नरेंद्र भाई की मांग उठी है। यदि आज हम अभी नरेंद्र भाई का नाम आगे नहीं करते हैं तो देश भाजपा से नाराज हो जाएगा। देख सकते हैं कि लगभग 4000 मेहमान इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, जिसमें कि सांसद सदस्य, राजनायक, 7 देशों के नेता और कई ऐसे जाने माने चेहरे हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी यहाँ मौजूद हैं। बड़े बड़े देशों से कई उद्योगपति और बॉलीवुड के भी कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं।
और इसी के साथ श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेने के लिए तैयार हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कहाँ चले? घर। क्यों? तुम तो सन्यासी बनने आए थे ना? सन्यासी तो अब भी हूं महाराज, और हमेशा रहूंगा। तो अब क्यों जा रहे हो? संसार याद आया क्या? समाज याद आ गया। चलता हूं। सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है। मैं हूँ जवां ख्वाबों का घर, संसार का मैं प्यार हूँ, टूटे हुए तन मन जहाँ मैं ही वहाँ आधार हूँ। मैं दुश्मनों से जंग लूँ, सूखे दिलों को रंग दूँ, कल आएंगी जो पीढ़ियाँ उनको जीवन का ढंग दूँ। मैं प्राण मेरे छोड़ दूँ, धारा बहादुर रक्त की मैं देश की खातिर जीऊँ। ये प्रार्थना देशभक्त की हो, है उम्र एक मौका के सारी उम्र मैं अपनी वार दूं। ऐसा इरादा सख्त है मैं भाग्य को ललकार दूं। सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है, सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है। मैं हूँ जवां ख्वाबों का घर, संसार का मैं प्यार हूँ, टूटे हुए तन मन जहाँ मैं ही वहाँ आधार हूँ। मैं दुश्मनों से जंग लूँ, सूखे दिलों को रंग दूँ, कल आएंगी जो पीढ़ियाँ उनको जीवन का ढंग दूँ। मैं प्राण मेरे छोड़
सौगंध